तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजी शासन काल में 11 बार जेल गए। उस समय की जो सबसे कठिन परीक्षा हुआ करती थी, जिसे आज हम सिविल सर्विसेज कहते हैं, उसमें पूरे भारत के अंदर वो चौथे स्थान पर आए। उन्होंने कांग्रेस के प्रधानाचार्य पद से भी इस्तीफा दिया और लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि आज़ादी मांगी नहीं जाती बल्कि छीन कर ली जाती है। क्या कभी हमने ये सोचा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा क्यों दिया? आइए थोड़ा मैं बताता हूँ कि जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि ये सच भारत के लोगों से छुपाया जाता है। जब देख लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि जिस समय भारत की आबादी 33 करोड़ थी, उस समय कुछ चंद मुट्ठी भर मातृभूमि के सपूतों ने ही आज़ाद हिंद फौज सरकार में खुद को शामिल किया और एक बड़ी आबादी केवल कायर और नपुंसक बनकर तमाशा देखने में लगी रही। तब जाकर उन्होंने उस समय जो अंग्रेज़ के शत्रु थे, हिटलर, उनसे जाकर मदद ली। हिटलर को जब नेताजी ने अपनी आज़ादी की रणनीति बताई, तब हिटलर ने उन्हें समझाया कि अगर आप ये सब कर भी लेंगे तब भी आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। कारण जानने पर नेताजी को पता चला कि असल में पूर्ण स्वतंत्रता आर्थिक आज़ादी होती है। और पूरी दुनिया के अंदर जिस समय ये सब बातें हो रही थी, जो उस समय की बैंकिंग व्यवस्था थी, जो करेंसी थी, वो कुछ चंद एक परिवार के हाथ में थी, जिसे रॉथशाइल्ड परिवार कहा जाता है। ये वो गधा परिवार है जो पूरी दुनिया को एक जुए के सूत्र में लाकर उनकी संपत्ति हड़प रहा है, गोल्ड हड़प रहा है, और उसके बदले में उन्हें पर्चियां बना बना कर बैंक नोट दे रहा है जो आपकी जेब में पड़ा हुआ है। उस बैंक नोट को जब हिटलर ने नेताजी को समझाया, तब उन्हें सारा खेल समझ में आया कि ये असल में खेल क्या है। तब जाकर उन्होंने रणनीति बनाई कि जब तक मैं अपनी सरकार नहीं बना लेता, तब तक हम इस लड़ाई को पूर्ण स्वतंत्रता से नहीं जीत सकते। राष्ट्र बनाने के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है आपके पास भूमि हो, दूसरा होता है आपके पास सेना हो, और तीसरा होता है कि आपके पास मुद्रा हो। ये तीनों चीज़ें करने में हिटलर ने नेताजी की मदद की थी। इसीलिए उन्होंने अपनी एक आज़ाद हिंद करेंसी भी नाफिज करी। आज का जो वर्तमान अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वो उन्हें भूमि के रूप में दिया गया ताकि वो भूमि साबित कर सके, और वहीं पर ही आज़ाद हिंद की जो सेना है, उन्होंने तैयारी की युद्ध की। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि उनका एक अपना पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन भी था। तो तीनों चीज़ें जब उन्होंने ज़मीन पर नाफिज करी, और उनकी इन तीनों चीज़ों को म्यांमार, जो उस समय अंग्रेज़ों के अधीन सरकार थी, उन्होंने उसको मान्यता दी, और साथ में 12 मुल्कों ने भी दी। तब जाकर उन्होंने इस लड़ाई को पूर्ण तरीके से करने के लिए रणनीति बनाई, और तब उन्होंने अपनी सेना से नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पर करेंसी और बैंक फ्रॉड थोड़ा समझा देता हूँ संक्षेप में। हमारी जेब में जो इस समय नोट है, मैं 100 रुपये का नोट लेता हूँ या मैं 1 रुपये का सिक्का लेता हूँ। मेरी जेब में इस समय ये 1 रुपये का सिक्का है। अब इस 1 रुपये में टॉफ़ी नहीं मिलती। अगर मैं जाऊँ दुकान पे और इस 1 रुपये में टॉफ़ी मांगूँ तो मुझे एक टॉफ़ी मिलेगी। लेकिन अगर मैं एक चांदी का सिक्का लेके जाऊँ तो मुझे हो सकता है ऐसी 100 सिक्के मिल जाएँ और 100 टॉफ़ियाँ मिल जाएँ। तो यहीं से थोड़ा फ्रॉड समझ लेते हैं कि जब 1 रुपया, आप कहें कि 1 रुपया और 1 डिजिट में फ़र्क होता है, हमने दरअसल में इसको एक डिजिट समझ लिया है, जबकि ये 1 रुपया है। और 1 रुपये का स्टैंडर्ड होता है 1.166 मिलीग्राम गोल्ड। ये 1 रुपये का स्टैंडर्ड है। यानी कि जब आपके देश में 1.166 मिलीग्राम गोल्ड सरकार के पास रिजर्व्ड होगा, तभी जाकर आप जो हैं 1 रुपया छाप सकते हैं या 1 रुपया बना सकते हैं। ये भारत का स्टैंडर्ड है। यानी कि रुपया गोल्ड, सिल्वर, तांबा, लोहा, डिजिटल, नॉन डिजिटल नहीं होता। रुपया स्टैंडर्ड होता है। और जब अंग्रेज़ों ने इसको देखा कि ये तो स्टैंडर्ड है, इसे तो छेड़छाड़ हो नहीं सकती, तब उन्होंने 1 रुपये की परिभाषा बदल दी। और 1 रुपये की परिभाषा बदल के जो 1.166 मिलीग्राम गोल्ड था, वो उन्होंने 777 मिलीग्राम गोल्ड कर दिया।
यानी कि जब हम 1 रुपया कमाते हैं, दरअसल हम 777 मिलीग्राम गोल्ड कमाते हैं। ये आरबीआई से डॉक्यूमेंटेड की बात बता रहा हूँ मैं, जो मेरे पास दस्तावेज है। तो इतना बड़ा फ्रॉड पूरी दुनिया में एक बैंकिंग व्यवस्था को लगाकर, उस पर कानून लगाकर, राज्य व्यवस्था की मदद से देश के लोगों का शोषण और नियंत्रण हो रहा है। तो ये मेरे जैसे प्रत्येक युवा की और आने वाली कई पीढ़ियों की और भारत के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ आप सड़कों पर उतरें, और जैसे आपने अंग्रेज़ों के उस 1000 साल की गुलामी को नस्ते नाबूद किया, वैसे इस बैंकिंग और करेंसी को भी और आरबीआई को भी बम से लगा के उड़ा दें। क्योंकि ना ही इस देश में कोई बेरोज़गार है, ना ही गरीबी है, ना भुखमरी है, ना शोषण है। ये सब इस 1 रुपये की वजह से किया जा रहा है। जब मैंने बैंक से जाकर इसके बारे में सवाल किया, जवाब किया, ईमेल्स लगाई, तो मुझे कोई जवाब नहीं आया। इस देश की कानून व्यवस्था के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि किसी को भी जो मनी साइंस है वो नहीं पढ़ाया जाता। और यही जो सत्य है, हिटलर ने नेताजी को बताया, और हिटलर को हेनरी फोर्ड से पता लगा, और हेनरी फोर्ड को इन शासकों के ज़रिए पता लगा जो इस जुए को अंजाम दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो इसीलिए अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बैंकों में आग लगा दीजिए, देश की पार्टियों में आग लगा दीजिए, और देश के नेताओं में आग लगा दीजिए। ओम नमस्ते।